बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसराइल ने ईरान के ऊपर अनएक्सपेक्टेड एयर स्ट्राइक्स कर दी थी। 300 के करीब एयर स्ट्राइक्स ईरान के डिफरेंट इलाकों में और बहुत ही प्रिसाइज तरीके से की गई हैं, जिसमें बहुत अहम लोगों को टारगेट किया गया था। ईरानी मिलिट्री के टॉप 3 जनरल्स इसमें शहीद हो गए हैं। नो डाउट इन अटैक्स को यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान को कमज़ोर करने के लिए किया है। वो इसराइल के कंधे पर बंदूक रखकर ईरान के ऊपर चला रहा है। मीडिया में ऐसा बहुत कुछ चल रहा है जो प्रोपेगेंडा है। वहां पर आपको ये दिखाया जा रहा है कि एक छोटे से ट्यूबलाइट जितने बड़े देश ने ईरान के ऊपर हमला किया है। कितनी हिम्मत है इस छोटे से देश के पास। लेकिन असल में यूनाइटेड स्टेट्स के पास पूरी इंफॉर्मेशन थी कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना चुका है और वो उसका टेस्ट कर सकता है। इसीलिए अमेरिका ने एक बहुत रिस्की चाल चल दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल के बहुत से लीडर्स इसराइल छोड़कर भाग चुके हैं, इंक्लूडिंग नेतन्याहू। ये लोग या तो इस वक्त ग्रीस में हैं या फिर साइप्रस में। ईरान ने बदला लेने का ऐलान कर दिया है। ये ऐलान करने के बाद ईरान ने बहुत से बैलिस्टिक मिसाइल्स इसराइल के ऊपर दागे हैं, लेकिन इस वक्त ईरान इसे बदला नहीं मान रहा। वो बदला लेगा और बहुत बुरी तरह से लेगा। हम इस पूरी कहानी को डिटेल में समझेंगे। इसी के साथ आज आखिर में मुस्लिम वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ पर बात करेंगे कि इस वक्त मुस्लिम वर्ल्ड में स्टेबिलिटी, पीस और अमन के लिए सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसराइल ने ईरान के ऊपर जो अटैक किया था वो कैसे किया था और उससे क्या नुकसान हुआ है। उसके बाद ये भी समझेंगे कि ईरान ने इसराइल के ऊपर जो अटैक्स किए हैं उससे इसराइल को क्या नुकसान हुआ है और आगे इसराइल के साथ क्या करेगा ईरान। ईरान पर डील के लिए प्रेशर डालने के लिए इसराइल से अमेरिका ने 200 फाइटर जेट से लगभग 303 स्ट्राइक्स करवाई हैं, वो भी 100 डिफरेंट टारगेट्स पर। पूरी दुनिया में एडिशनली इसराइली मिलिट्री ने यह भी मैसेज दिया है कि ये ऑपरेशन चलता रहेगा तब तक जब तक हम इस बात को इंश्योर ना कर ले कि ईरान के अंदर अब कोई भी न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं बचा है। जैसे इन्होंने आज से 2 साल पहले ठाना था कि हमास को ख़त्म कर देंगे, वो तो ये कर नहीं पाए, ये करेंगे। इनकी खुशी बहुत छोटी सी थी। अब फिर से ईरान ने इन्हें रुलाना चालू कर दिया है। उसने अटैक शुरू कर दिए। तुम्हें पता नहीं है कि अमेरिका ने तुम्हें कहाँ फंसा दिया है। उसने अटैक तुम्हारे फ़ायदे के लिए नहीं किया, अपने फ़ायदे के लिए करवाया। वैसे एक बात मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, इससे पहले ऐसा बहुत बार हुआ है प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशंस में यूनाइटेड स्टेट्स के कि जो प्रेसिडेंट है उस पर इसराइल एक हिसाब अपनी चला लेता था, उस पर प्रेशर डाल लेता था। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने फ़ायदे के लिए इसराइल का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसराइल के गले में एक बार फिर से अमरीकी पट्टा डाल दिया और बहुत गलत वक्त पे डाला है। बहरहाल नो डाउट्स एंड विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स ईरान को इस हमले से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। सबसे पहला नुकसान, इनकी टॉप मिलिट्री लीडरशिप पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है। दूसरा नुकसान, इनके सारे बड़े नॉन न्यूक्लियर साइंटिस्ट ख़त्म हो चुके हैं। तीसरा नुकसान, ईरान की बड़ी बड़ी न्यूक्लियर और मिलिट्री साइट्स के ऊपर ऐसे अटैक हो रहे थे जैसे वो कोई इंग्लिश गार्डन हो। चौथा नुकसान, इनकी डिटेरेंस पॉलिसी पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि ये अपने आप को बचा क्यों नहीं पा रहे, आज से नहीं 30 साल से। पांचवा नुकसान, इनकी इज्जत का इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने फालूदा हो चुका है, इतनी बड़ी फौज होने के बावजूद भी। सबसे पहले तो जो लोग मारे गए हैं वो कोई मामूली लोग नहीं थे। इनके मिलिट्री लीडर्स में मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी, मेजर जनरल गुलाम अली राशिद, मेजर जनरल इस्माइल कानी, मेजर जनरल हुसैन सलामी, अली आमिर हाजीजादे और ये सारे नाम थे। ये नाम आपको सुनने में, अगर आप ईरान को नहीं जानते होंगे तो आपको आम लग रहे होंगे, लेकिन ये आम नाम नहीं है। ये ईरान के अंदर मिलिट्री का साइन है, ये ईरान के अंदर मिलिट्री का सिंबल थे। ईरान इन सारे फेमस लोगों को एक साथ खो चुका है। उसके बाद इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट वैसे तो 5-6 हैं, लेकिन मैं आपको 3 के नाम बता देता हूँ। डॉक्टर फरीदुद्दीन अब्बासी, डॉक्टर मोहम्मद मेहदी और डॉक्टर अब्दुल हमीद। इस तरह के और भी न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं। इनकी एक हिस्ट्री रही है कि ईरान इन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। इस बार इतनी बड़ी टेंशन के बीच भी ईरान इन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को भी टारगेट किया गया है, स्पेशली नतान्स को, जो सबसे ज़्यादा बड़ी फैसिलिटी है। इसराइल उसको बार बार टारगेट कर रहा था। अब अगर आप डिटेरेंस पॉलिसी की बात करेंगे तो इनकी इज्जत तो मिट्टी में मिल चुकी है। कोई डिटेरेंस पॉलिसी है भी या नहीं है, इस पर भी सवाल उठना चाहिए, क्योंकि ना इनके यहाँ मेहमान सेफ है, ना इनके यहाँ अपने खुद के ऑफिशियल सेफ हैं, ना इनके खुद के नेता सेफ हैं, ना इनके ऐसे लोग सेफ हैं जो नेशनल सिक्योरिटी की एडवाइजिंग कर रहे हैं। अब मैंने आपसे कहा था कि कई रिपोर्ट्स इस बात का दावा कर रही हैं कि ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया है, तो आप सोच रहे होंगे वो टेस्ट क्यों नहीं करता।
तो ईरान एक बड़ी पावर है, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक इंपॉर्टेंट मेंबर है, एक मेजर एनर्जी सप्लायर है, वो इंटरनेशनल लॉज के अंदर रहकर एक बड़ी ताकत बनना चाहता है, यूनाइटेड स्टेट्स के सैंक्शंस को लिफ्ट करके अपनी इकोनॉमी को भी ऊपर ले जाना चाहता है। और इन्हीं सारी चीज़ों के लिए वो ये चाहता है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो ध्यान रखते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी को सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाए, साथ में वो इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि कहीं कोई न्यूक्लियर बॉम्ब तो नहीं बना रहा। ईरान ये चाहता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन की मुझे ग्रीन लाइट मिल जाए और मुझे न्यूक्लियर एनरिचमेंट का भी ऑर्डर मिल जाए। उसके लिए वो ये चाहता है कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ उसकी डील फाइनल हो, वो बीच बीच में अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाता रहेगा और जब भी उसके हिसाब से सही वक्त होगा, उसके ऊपर से कोई सैंक्शंस वगैरह या कोई बाहर का प्रेशर नहीं होगा, वो किसी भी दिन अपनी सहूलियत के हिसाब से टेस्ट करके ये बता देगा कि अब ईरान एक न्यूक्लियर पावर है। और एक बार जब ये हो गया तो एक्सटर्नल प्रेशर के कोई मायने नहीं रहेंगे। ईरान इस बात को जानता है। इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच में जो टॉक्स चल रही है उसमें जो मेन मसला है वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट है। ईरान ये चाहता है कि वो अपनी शर्तों के ऊपर इस न्यूक्लियर डील को करे और यूनाइटेड स्टेट्स ये चाहता है कि वो अपनी शर्तों पर इस न्यूक्लियर डील को करे। यूनाइटेड स्टेट्स ये कह रहा है कि आप न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं कर सकते, यानी कि वो प्रोसेस जिसके थ्रू न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जाता है वेपन ग्रेड यूरेनियम को तैयार करने के लिए। और दूसरी तरफ ईरान ये कह रहा है कि जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट है, यानी कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की जो प्रोसेस है वो नॉन नेगोशिएबल है, उसके ऊपर तो हम बात ही नहीं करेंगे। अगर डील करनी है तो इस तरह करो। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। सबसे पहले ईरान ने इस्राइल और यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर प्रेशर बनाते हुए कहा कि हमारे पास इस्राइल की न्यूक्लियर रिसर्च को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें हम कुछ दिनों में लीक कर देंगे। उसके बाद ईरान ये भी कहता है कि हम इस्राइल के ऊपर बड़े प्रिसाइज तरीके से उसके न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर्स को उड़ा सकते हैं। फिर वो यूनाइटेड स्टेट्स को धमकी देते हैं कि आपके भी सारे मिलिट्री बेसिस टारगेट किए जाएंगे। आप अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी की स्टेटमेंट सुनोगे तो एक बात तो साफ है कि वेस्ट एक साथ यूनाइटेड स्टेट्स और इस्राइल को बैक कर रहा है। फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, अगर बात इन पर हमले की हुई तो ये रोना चालू कर देते हैं। लेकिन यहां क्या कह रहे हैं कि इस्राइल को अपनी हिफाजत का हक है। इस्राइल के ऊपर अटैक नहीं हुआ है लेकिन फिर भी उसको अपनी हिफाजत का हक है। वो कह रहे हैं कि ईरान को काम रखना चाहिए, फर्दर एस्केलेशन से बचना चाहिए। लेकिन वही सेम चीज जब ईरान इस्राइल की धुलाई करेगा तो इनकी लैंग्वेज बदल जाएगी। उसके बाद ये नहीं कहेंगे कि राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, राइट टू रिस्पॉन्ड, ये सारी चीजें यूएन चार्टर से निकाल देंगे। वैसे ईरान के ऑफिशियल्स ने भी इस बात को क्लियर कर दिया है और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, थिंक टैंक्स और बहुत से एक्सपर्ट्स ने भी ये कह दिया है कि ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनको कोई खासा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, ना पड़ सकता है, क्योंकि उनकी जो मोस्टली न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वो अंडरग्राउंड है, ऊपरी चीज़ें बस दिखावे की हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ईरान को एक ब्लैक पेन लेकर इस सारे वाक़े को अपनी हिस्ट्री में लिख लेना चाहिए और उसके आगे शर्मनाक लिख देना चाहिए, क्योंकि आप अपने एटॉमिक साइंटिस्ट को एक बार फिर से रिप्लेस कर देंगे, आप अपने मिलिट्री जनरल्स को एक बार फिर से रिप्लेस कर देंगे, लेकिन आप अपनी बेइज्जती को कभी रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। ईरान की जो बेइज्जती इस बार हुई है, ईरान को इस पर काम करना चाहिए, वरना 30 साल की हिस्ट्री से तुमने कुछ नहीं सीखा। ईरान ने 200 से 300 मिसाइल्स को इसराइल के ऊपर दागा है, जिसमें टारगेट किया गया है मिलिट्री बेसिस, एयर बेसिस, न्यूक्लियर फैसिलिटीज, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और भी इस तरह के कई टारगेट्स को पूरी कंट्री में टारगेट किया गया है। बहुत से ड्रोन्स और यूएवी से भी ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला किया है। यह हमला कितना बड़ा था अभी ये चीज़ साफ नहीं है, कितने हथियारों का इसमें इस्तेमाल किया गया था ये भी साफ नहीं है। ये तभी साफ होगा जब ईरान ऑफिशियल स्टेटमेंट देगा। लेकिन एक चीज़ वो साफ कर चुके हैं कि वो इसराइल को उसके गुनाहों की बहुत बुरी सज़ा देने वाले हैं और ये बस शुरुआत है। ईरान के अटैक से इसराइल से जो वीडियोस और फोटोज आ रही हैं उससे साफ होता है कि इसराइल में बहुत हैवी डैमेज हुआ है और बहुत बड़े लेवल पर लोग मारे गए हैं। बहुत से इसराइली रबल्स में अभी भी दबे हुए हैं। इसराइल ने क्लेम किया है कि उनके 3 से 4 लोग मारे गए हैं और 200 से ज़्यादा घायल हैं। एक और बड़ा झूठ। पूरे इसराइल के अंदर इस वक्त मीडिया सेंसरशिप है, स्पेशली अफेक्टेड एरियाज में। वहां पर जहां ईरान ने हमले किए हैं उन जगहों पर मीडिया नहीं जा सकती और कोई आम आदमी भी फोटोज और वीडियोस नहीं बना सकता। यानी कि डैमेज बहुत ज़्यादा हुआ और वो दुनिया को दिखाना नहीं चाहते हैं। आप एक बार बिल्डिंग्स की हालत देखो, एक 50 माला बिल्डिंग पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और इसराइल कह रहा है कि कोई नुकसान हुआ ही नहीं है। ईरान के सिविलियंस 60 के करीब इसराइल के हमलों में मारे गए हैं। तो ईरान ने भी इसराइल को उसी की लैंग्वेज में जवाब दिया है और वही टारगेटिंग इसराइल की भी की है, जहां वो अमूमन लेबनान, गज़ा और ईरान के अंदर करता है।
तस्नीम और दूसरी ईरानियन एजेंसीज कह रही हैं कि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने 3 इस्राएली फाइटर जेट्स को मार गिराया है, जिसमें 2 F-35 और 1 F-16 है। यानी कि ईरान दुनिया का वो पहला देश है जिसने 5th जनरेशन जेट्स को मार गिराया है और F-35 को भी मार गिराया है। ये एक नया रिकॉर्ड है। इस्राएल ने ईरान को धमकी दी है कि अगर मिसाइल अटैक उसके ऊपर कंटिन्यू रहते हैं तो तेहरान जलेगा, यानी इस्राएल उसे जलाएगा। जवाब में ईरान ने बस इतना कहा है कि ऑपरेशन कंटिन्यू रहेगा और इस्राएल के ऊपर अभी और बड़े अटैक्स होंगे। ईरान ने स्पेसिफिकली इस्राएल से तो कुछ नहीं कहा है, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और पूरे वेस्ट से कहा है कि अगर तुम इस्राएल को प्रोटेक्ट करते हो अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स और जो फौज तुम्हारी मिडिल ईस्ट में मौजूद है उसके जरिए, तो हम तुम्हारे मिलिट्री बेसिस और तुम्हारी फौज पर भी हमला करना शुरू कर देंगे। अभी तक ईरान ने जो इस्राएल के ऊपर अटैक्स किए हैं उसमें इतनी अपडेट्स हैं, बाकी इन फ्यूचर में आपको बताऊंगा। यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के ऊपर ये जो हमला हुआ है इसे इस्राएल के साथ मिलकर नहीं किया, अमेरिका ने ही ये हमला करवाया है। यूनाइटेड स्टेट्स को इस हमले की इस्राएल से ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन उसके बावजूद भी यूनाइटेड स्टेट्स इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वो इसमें अपना डबल स्टैंडर्ड दिखा रहे हैं। दो चीज़ें एक साथ चल रही हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कुछ और कह रहा है, प्रेसिडेंट कुछ और कह रहा है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो का कहना है कि आज रात जो हुआ वो इसराइल का अपना खुद का ईरान पर हमला था। हम ईरान के खिलाफ उन स्ट्राइक्स में शामिल नहीं थे और हमारी टॉप प्रायोरिटी मिडिल ईस्ट में टिकी अमेरिका की फ़ौज की हिफाजत है। मैं बिल्कुल साफ कर दूं कि ईरान को अमेरिका के इंटरेस्ट और उसके फ़ौजियों पर हमला नहीं करना चाहिए। ये यूनाइटेड स्टेट्स का ऑफिशियल स्टैंड है इस हमले को लेकर। वहाँ जोकर्स और नौटंकियों की कमी नहीं है, उन्हें पूरी दुनिया हॉलीवुड लगती है और आजकल तो ये सारे नौटंकी हुकूमत में आकर बैठ चुके हैं। सुबह से ट्रंप बहुत कुछ ऐसा बक चुके हैं जिससे ये साफ होता है कि हमला यूनाइटेड स्टेट्स ने ही करवाया है। ये ट्रंप का एक स्टेटमेंट है, मैंने ईरान को एक के बाद एक कई मौके दिए कि वो न्यूक्लियर डील कर लें। मैंने उनसे कहा, कड़े लफ्ज़ों में कहा कि देखो डील कर लो, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कितनी शिद्दत से कोशिश की। ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए स्टेटमेंट है। इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ तक पहुँच गए थे, वो बस अपना काम पूरा नहीं कर सके। इंटरनेशनल मीडिया इस बात को रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रंप ने हमले से पहले कई बार नेतन्याहू से बात की थी। वो डीपली इसमें इन्वॉल्व थे, इस बात में कोई शक नहीं है। बेसिकली उसने 60 डेज़ की एक डेडलाइन दी थी ईरान को कि 60 डेज़ के अंदर तुम हमारे साथ न्यूक्लियर डील कर लो, वो भी हमारी शर्तों पर। अब ईरान ने वो चीज़ नहीं मानी। 60 डेज़ कंप्लीट हुए तो अमेरिका ईरान को ये दिखाना चाहता था कि अब हम तुम्हारे ऊपर हमला करके तुम्हें डेडलाइन का मतलब समझाएंगे। ट्रंप ने स्ट्राइक्स को मार्केट के लिए बहुत बेहतर बताया, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स को इससे बिजनेस और ट्रेड में काफ़ी फायदा होगा। ट्रंप ने स्ट्राइक्स को सक्सेसफुल बताया है। ये वही टोन है जिससे ये साफ होता है कि हमला तो इसराइल ने किया है, लेकिन इसके लिए पैसा, प्लानिंग, हथियार, सारा बंदोबस्त अमेरिका ने करके दिया है। रॉयटर्स से ट्रंप ने यह तक कहा कि हमें सब पता है, मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की ईरान को बेइज्जती और मौत से बचाने के लिए। मैंने इसलिए मेहनत की, मुझे अच्छा लगता जब हमारे बीच डील हो जाती। अभी भी वो हमारे साथ काम कर सकते हैं, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। एनबीसी को फ़ोन इंटरव्यू में तो ट्रंप ने डींगे हाँक डाली है और बहुत सी ऐसी बातें की हैं जिससे साफ होता है कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के पास बेशर्मी की कोई लिमिट नहीं है, वो उसे क्रॉस करके आगे बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि ईरानियंस मुझसे बात करने के लिए मुझे कॉल कर रहे हैं। जिन सेम लोगों से हम आखिरी बार बात कर रहे थे, जिन सेम लोगों के साथ हम आखिरी बार काम कर रहे थे, उनमें से बहुत से लोग मर चुके हैं। हालांकि ईरान ने ट्रंप के मुंह पर एक करारा तमाचा मारा है और यह भी बात साफ कर दी है कि ईरानियंस ने अभी तक ट्रंप के पास कोई कॉल नहीं किया है। ट्रंप की ये सब फेकम फाक है। वो कैसे? ईरानियंस ने जो न्यूक्लियर टॉक्स चल रही थी ओमान के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, उसको पूरी तरह ख़त्म कर दिया है। वो ठान चुके हैं कि पहले इसराइल की धुलाई करेंगे। नेतन्याहू इसराइल छोड़कर भाग चुका है, वो इस वक्त साइप्रस या फिर ग्रीस में है, लेकिन उसने एक पहले से ही रिकॉर्डेड वीडियो में अपने नेशन से कहा कि इसराइल इस वक्त अपने वजूद की जंग लड़ रहा है। अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेता है तो वो इसराइल को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। तो हमारा ये ऑपरेशन और हमारी ये जंग तब तक चलेगी जब तक ईरान के सारे न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स को हम पूरी तरह मिटा ना लें, जब तक हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को इंश्योर ना कर ले। इसीलिए इसराइलियों को एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार होना पड़ेगा। इस तरह के सिमिलर स्टेटमेंट्स उनकी मिलिट्री ने भी दिए हैं। ये जो ईरान ने फौरन 24 घंटे के अंदर इसराइल के ऊपर अटैक किया है, इससे इसराइल को नुकसान तो पहुंचा है, लेकिन वो नुकसान नहीं पहुंचा जो ईरान उसको इस बार देना चाहता है। जो नुकसान ईरान के अंदर हुआ है उनकी टॉप मिलिट्री लीडरशिप का, उनके साइंटिस्ट का। ईरान के लोग
स्ट्रीट्स पर आकर खड़े हो गए हैं हर एक शहर में, तेहरान, समनान, तब्रेज़, सारी मेजर सिटीज़ में। वो रिटेलिएशन चाहते हैं कि ईरान की सरकार बहुत बड़े लेवल पर इसराइल के ऊपर अटैक करे। इसमें बहुत से वो लोग भी प्रोटेस्ट में आए हैं जो गवर्नमेंट की बहुत सी चीज़ों में मुखालफत करते हैं, लेकिन इस वक्त वो कह रहे हैं कि ईरान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी पर हमला हुआ है, ईरान को बदला लेना चाहिए। ईरानियन एडमिनिस्ट्रेशन फूंक फूंक के कदम इसलिए रख रहा है क्योंकि उसको एक डर है कि कहीं यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल पहले से ही तो तैयार नहीं है, और अगर वो तैयार हैं तो उससे पहले ईरान को भी कोई प्लान बनाकर ही आगे चलना पड़ेगा। साथ में उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि ये जो अटैक्स हो रहे हैं, अटैक्स तो अलग हैं, उन्होंने पूरे इसराइल में 150 ऐसी जगहों को सिलेक्ट कर लिया है जिस पर वो अटैक करेंगे ही करेंगे, उन्हें वो नुकसान पहुंचाएंगे। एक्सपर्ट्स की माने तो ईरान ने जो चुप्पी साधी हुई है ये जंग से पहले का सन्नाटा है। वो अटैक करेगा, वो बस तैयारी कर रहा है। वो इस पैरालिसिस टाइप की खामोशी को बहुत बड़ा और तगड़ा रिटेलिएशन करके इसका जवाब देगा। उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, वरना उनकी मिलिट्री और इस्लामिक लीडरशिप के ऊपर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। वो अपनी एक्यूरेसी के लिए जो वो हमला करे वो ठीक से हो, उसके इफेक्टिव और एफिशिएंट होने के लिए वक्त ले रहा है। मुस्लिम वर्ल्ड में अमन नहीं है, एक अजीब सा डर और भाग दौड़ है, एक एनार्की है। वर्ल्ड पावर्स जब मर्जी तब मोस्टली मुस्लिम कंट्रीज को तबाह कर सकती हैं। तो जब भी ये सवाल उठता है कि मुस्लिम वर्ल्ड में अमन के लिए क्या ज़रूरी है, तो हम में से ज़्यादातर लोगों का रिएक्शन सेम होता है कि हम इकोनॉमिकली वीक हैं इसलिए अमन नहीं है, हम साइंस, टेक्नोलॉजी, एआईज और रोबोटिक्स में पीछे हैं इसलिए अमन नहीं है, हमारी सोसाइटीज़ ऑर्गेनाइज नहीं है इसलिए अमन नहीं है। हालांकि इनमें से ज़्यादातर जवाब या तो पूरी तरह गलत हैं या फिर ये चीज़ें महज 20% ही किसी मुल्क में अमन के लिए ज़रूरी होती हैं। 80% जो चीज़ ज़रूरी है किसी भी मुल्क में अमन के लिए वो है उस कंट्री में एक पावरफुल फौज का होना। पावरफुल मिलिट्री जो वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, बैटल हार्डेंड हो, वेल इक्विप्ड हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनसेनली अग्रेसिव हो। दुश्मन को डर लगता हो कि नहीं, उस मुल्क के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते वरना वहां की फौज हमें खा जाएगी। अगर कोई मुल्क इस चीज को अचीव कर लेता है तो फिर उसके बाद वो कितना ही पिछड़ा हुआ और इकोनॉमिकली वीक क्यों ना हो, वहां पर स्टेबिलिटी रहेगी, अमन बरकरार रहेगा। जिस भी मुल्क की फौज जंग शुरू करने के लिए और जवाब देने के लिए तैयार रहती हो उसकी तो बात ही अलग है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से इकोनॉमिकली, टेक्निकली, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट हर चीज में पीछे। ऊपर से साउथ कोरिया के पास वेस्ट का सपोर्ट है, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप का साथ में। तब भी साउथ कोरिया के पास हिम्मत नहीं है कि वो नॉर्थ कोरिया के ऊपर एक गोली भी चला दे। दोनों का किसी भी फील्ड में कोई मुकाबला नहीं एक्सेप्ट वन, मिलिट्री पावर। नॉर्थ कोरिया की फौज साउथ कोरिया से ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा अग्रेसिव है, इनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। पूरे नॉर्थ कोरिया में घूम लो 100% सिक्योरिटी है। हमेशा अग्रेशन नॉर्थ ही साउथ को दिखाता है। क्या लग्जमबर्ग और यूएई अपनी हिफाजत अपनी इकोनॉमी और जीडीपी के जरिए कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या डेनमार्क अपनी इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लिटरेसी रेट और इंटेलिजेंस से ग्रीनलैंड को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बचा सकता है? नहीं बचा सकता। और इस्लाम भी अपनी पहली खिलाफत और गोल्डन एज ऑफ इस्लाम में दुनिया पर गालिब इसीलिए हुआ था क्योंकि उनके पास एक ताकतवर फौज थी। क्या वो दुनिया में सबसे ज़्यादा समझदार थे? नहीं। क्या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में सबसे ज़्यादा बेहतर था? नहीं। क्या वो दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर थे? वो भी नहीं। वो इसलिए ताकतवर थे क्योंकि उनके पास पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर और अग्रेसिव आर्मी थी, दुनिया के सबसे बेहतर कमांडर्स थे। ये रीज़न था उनकी कामयाबी का। न घर के बाहर और न घर के अंदर किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो उनके मुल्क में, उनकी टेरिटरी में एनार्की लेकर आ जाए। और वो ऐसे इसलिए थे क्योंकि वो कुरान को बहुत सीरियस लेते थे। सूरह अनफाल में अल्लाह फौज की ताकत की अहमियत को लेकर मुसलमानों को साफ कहता है, और तैयार करो उनके खिलाफ कुव्वत जितनी तुमसे हो सके और बंधे हुए घोड़ों की तैयारी, ताकि तुम अल्लाह के दुश्मनों को और अपने दुश्मनों को डरा सको, और उनके सिवा कुछ औरों को भी जिनको तुम नहीं जानते लेकिन अल्लाह जानता है। इसमें मुसलमानों की डिटेरेंस पॉलिसी को पूरी तरह क्लियर कर दिया गया है। ये सुन के आपको ऐसा लगा होगा कि ये बात तो अभी 2025 के लिए है, पूरी तरह मैच कर रही है। वो इसलिए क्योंकि कुरान की हर एक बात क़यामत तक वैलिड रहेगी। इसीलिए क्योंकि इंसान का अपना एक नेचर है। इंसान दूसरे का बुरा चाहता है। वो अगर सामने वाला कमज़ोर है तो उसका माल हड़पना चाहता है। वो अपने इस नेचर को कभी नहीं बदलता, और अल्लाह से ज़्यादा इंसान को कौन ही जानता होगा। इसीलिए ये बातें कही गई हैं। और आज की डेट में भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया और चाइना, इनसे कोई लड़ता क्यों नहीं है? क्योंकि ये इकोनॉमिकली पावरफुल हैं, क्योंकि इनके मुल्क में स्टेबिलिटी है, क्योंकि इनके एक्सपोर्ट अच्छे हो रहे हैं, इसलिए ये कंट्रीज ताकतवर हैं।
या इसलिए इन कंट्रीज से कोई लड़ता नहीं है? नहीं, वो इसलिए ताकतवर हैं क्योंकि इनकी फौज ताकतवर है। जब ताकतवर फौज होती है तो ना अंदर से कोई खतरा होता है ना बाहर से। फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है, दूसरी कंट्रीज से इन्वेस्टमेंट आता है, बिजनेस के लिए अच्छा एनवायरनमेंट होता है, दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है फिनिश गुड्स का। उसके बाद ही इकोनॉमी बेहतर तरीके से रन करने लगती है, कंट्री इकोनॉमिकली पावरफुल होने लगती है। यानी कि अगर अपनी जीडीपी और इकोनॉमी को स्ट्रांग करना है तो मदर ऑफ स्टेबिलिटी क्या है? फौज। हमारे साउथ एशिया में उर्दू का एक बहुत मशहूर कोट है, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। लेकिन लाजमी जंग को लड़ने के लिए, जुल्म के खिलाफ खड़े होने के लिए आपके पास कुव्वत होनी चाहिए। अगर आपके पास ताकत ही नहीं होगी तो आप जुल्म के खिलाफ खड़े होकर लड़ नहीं पाएंगे, और अगर आप लड़ने के काबिल नहीं हैं तो फिर दुश्मन आपको कमज़ोर समझेगा, वो आपके खिलाफ अग्रेशन दिखाएगा, आप कभी भी अमन में नहीं रह सकेंगे। जो जंग के लिए तैयार रहता है वही अमन में रह सकता है। इसी तरह का एक सेम इंग्लिश का भी कोट है, इफ यू वांट पीस प्रिपेयर फॉर वॉर। मतलब अगर आपको अमन चाहिए तो जंग की तैयारी करो या जंग के लिए तैयार रहो, क्योंकि जो भी जंग के लिए तैयार रहता है दुश्मन उसके खिलाफ लड़ने नहीं जाता, क्योंकि उसे पता होता है कि पासा उल्टा भी पड़ सकता है। यानी कि जो ताकत है वो ताकत की इज्जत करती है और कमज़ोरी अग्रेशन को इन्विटेशन देती है। और यही ताकत ही है जो आज ईरान को यहाँ लाकर खड़ा कर चुकी है। आज से 30 साल पहले ईरान अमेरिका के सामने इतना नहीं बोल सकता था। हमारे यहाँ सस्ते वेस्ट के पपेट्स नाचने लगे थे, खुश थे कि इसराइल ने ईरान पर हमला किया है। फिर यही सेम लोग चिल्ला चिल्ला कर गले की नस फाड़ के बोलते हैं कि इंडिया के मुस्लिम्स मुस्लिम कंट्रीज को क्यों सपोर्ट करते हैं। हमें उन्हें सपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके पास बहुत काबिल लोग हैं इसराइल और उसके पिट्ठुओं को मिट्टी में मिलाने के लिए। इंतजार करो, वो ईरान है, वो इसराइल की मोक्ष प्राप्ति करवा के ही मानेगा, वो उन्हें ऐसे नहीं छोड़ेगा। उसने खेल शुरू कर दिया है। इस वीडियो में बस इतना था, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।